गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने आज मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि हम आर्टिकल्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हर एक पर्सन को सुनने चाहिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, जो कि है रिगार्डिंग द न्यू एनर्जी डिसऑर्डर या फिर ऑर्डर। तो ये जो न्यू एनर्जी डिसऑर्डर है, ये जिसने आर्टिकल लिखा है वो ये कहते हैं कि जब ये यूक्रेन और रशिया की जो वार है ये जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एक नया एनर्जी का ऑर्डर पैदा होगा। एनर्जी जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, जिससे कि हमारे देश की कई सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। तो ये यूक्रेन और रशिया की वार के बहुत बाद जो है ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो उसमें वो आज की स्थिति बताते हैं और आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आएंगे इस न्यू ऑर्डर से वो बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि रशिया इज़ नाउ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, पासिंग सऊदी अरेबिया एंड इराक। तो पहले सऊदी अरेबिया और इराक जो थे वो हमारे क्रूड ऑयल के सबसे बड़े सप्लायर थे, हम उनसे इंपोर्ट करवाते थे। तो अब रशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है क्रूड ऑयल का। वो क्यों बन गया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है और रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और रशिया को पैसा चाहिए वॉर में बने रहने के लिए। तो उसके लिए रशिया ने हमें काफ़ी अच्छा प्राइस डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र करा है और काफ़ी अच्छी प्राइस ऑफ़र करी है, जिसके कारण हमने अपना जो शिफ्ट है वो सऊदी अरेबिया, इराक और गल्फ़ कंट्रीज़ के को पास ऑन करके रशिया को दे दिया है। फिर आगे वो कहता है कि अब ये रशिया सप्लायर तो बन गया है, बट विल दिस रिमेन सेम पोस्ट वार ऑल्सो? जब वार ख़त्म हो जाएगी तब भी क्या ये सेम प्राइस रहेगा? और उस आगे एक वो बताता है कि अगर मान लीजिए कि रशिया में कम आउट वीकन आफ्टर दिस वार, अगर इस वार के बाद रशिया जो है वो एक वीक पोजीशन में आता है, तब क्या होगा? हालांकि ये एक पॉसिबिलिटी है, बट बीइंग अ कंट्री हमें हर पॉसिबिलिटी, हर सिचुएशन में कैसे इनेक्ट करना होगा उसके लिए हमें प्रिपेयर पहले से रहना पड़ना होगा। तो वो कहता है कि विल दिस रिमेन सेम पोस्ट वार एज रशिया मे कम आउट वीकेंड, एंड इफ दिस हैपन्स then Gulf countries which are also crucial for our energy security, then will the Gulf countries stay towards western fold, that is US and European Union, or will become opportunistic? तो ये वो सिचुएशन बताता है कि मान लीजिए वार ख़त्म हो गई है और वार के बाद रशिया जो है वो मान लीजिए कि वीक पोजीशन पे आ जाता है, तो तब हमारा जो सप्लायर है वो रशिया है अभी आज की डेट में। फिर वो आगे उसको जोड़ता है इस कड़ी को कि अब मान लीजिए कि रशिया तो हमारा सप्लायर है, पर पोस्ट वार मान लीजिए रशिया वीक हो जाता है, ठीक है, और रशिया जो है वो हमें ये प्राइस डिस्काउंट नहीं ऑफ़र कर पाता है, तो क्या तब ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी रशिया से पहले लार्जेस्ट सप्लायर थी, तब क्या ये गल्फ़ कंट्रीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रहेंगी जो कि यूएस एंड यूरोपियन यूनियन है, या ये वेस्टर्न कंट्रीज़ अपॉर्चुनिस्टिक होके चलेंगी और जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ के आगे अपना, क्योंकि डिमांड आ रही है हमारी तो हमें एनर्जी के लिए सप्लाई दे देंगी? पर हमें दोनों पोजीशन को ध्यान में रखने चलना पड़ेगा कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जाती हैं तब हमें कैसे एक्ट करना है, और अगर वो अपॉर्चुनिस्टिक रहती हैं और हमें एनर्जी की पूरी सप्लाई देती हैं क्रूड ऑयल की, तब हमें कैसा एक्ट करना है। क्योंकि हम इन दोनों सिनेरियोज़ में जो भी हमारा आंसर होगा वो आंसर जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और वो डायरेक्टली किसे इम्पैक्ट करेगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, हमारे ट्रेड को,
जो हमारी क्लीन एनर्जी सप्लाई लाइंस हैं उनको, जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको ये इफ़ेक्ट करेगा। और साथ ही साथ ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे इफ़ेक्ट करेगा ये वो बड़े अच्छे पॉइंट में बताता है कि आर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रशिया इज़ नाउ इन द बैड बुक्स ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स यूएस एंड यूरोप। कैपिटल हिल जो है वो यूएस से रिलेटेड है और जो वाइट हॉल है वो ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो तीन, यूएस, ब्रिटेन और यूरोप, एंड इज़ ऑल्सो इन अ डीपनिंग रिलेशनशिप विद आर एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है एन ओपोनेंट इन कॉम्पिटिशन। एंड इज़ ऑल्सो इन अ डीपनिंग रिलेशनशिप विद आर एडवर्सरी चाइना। यानी अब इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो हमारा सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है रशिया, वो बैड बुक्स में आ गया है। किसकी? हमारे दूसरे दोस्तों की। दूसरे दोस्त कौन से? यूएस, ब्रिटेन, यूरोप, इनकी बैड बुक्स में आ गया है। और रशिया जो कि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है, वो हमारे ओपोनेंट चाइना के साथ भी फ्रेंडशिप में आ गया है। समझ रहे हैं कि रशिया जो है वो हमारा दोस्त है, ठीक है, पर वो हमारे दूसरे दोस्त यूएस, यूरोप और ब्रिटेन, उनकी तो बैड बुक्स में आ गया, ठीक है। एक तो ये हमारे लिए हर्डल हो गया क्रिएट। दूसरा हर्डल क्या हो गया कि जो हमारा ओपोनेंट है चाइना, रशिया उसके साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाने में लगा हुआ है, उसके साथ फ्रेंडशिप करने में लगा हुआ है। तो हमारे लिए दोनों जगह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर वो आगे पॉइंट देता है एक कि करंटली देयर इज़ नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी हमारी कंट्री में। Though there are ministries responsible for components of energy policy, but no formal mechanism is there for aligning their separate approaches। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसलिए वो फिर आगे ये बोलता है एंड में कि हम लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग सिलोड अप्रोच। जो हमारी ऑलरेडी आइसोलेटेड खड़ी हुई अप्रोच है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें अब एक नई अप्रोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कभी ना कभी तो वार रुकेगी, और जब भी वार रुकेगी तो सिनेरियो क्रिएट होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ का, क्योंकि अब रशिया हमें सेम प्राइस पे तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि हम तेल तो चाहते ही हैं, क्रूड ऑयल, उसके बिना हमारा काम चलना नहीं है। अब क्रूड ऑयल हमें चाहिए, ज़्यादा मात्रा में भी चाहिए, पर हमें प्राइस जो है वो कंट्रोल्ड चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने अभी फॉरेन रिजर्व्स नहीं है और हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम जो वो मांगे वो हम दे सकें। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पोस्ट वार क्राइसिस, जब भी ये वार ख़त्म होएगी तो हमें आज से ही उस वैसा एक्ट करना होगा कि कल को हमें ये दिक्कत ना आए कि रशिया अगर सेम प्राइस पे हमें देने से मना कर दे तो हम गल्फ़ कंट्रीज़ के पास जाएं और गल्फ़ कंट्रीज़ कहें देखो जी तुमने तो वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं करा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आके हमें तेल देने से मना कर दें। या वैसे जनरली यही होता है कि कंट्रीज़ जो ये बिज़नेस जो है वो अपॉर्चुनिटी पे चलता है, तो कंट्रीज़ अपॉर्चुनिस्टिक ही रहती हैं, बट हमें दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा है कि अभी रिसेंटली मई के महीने में गवर्नमेंट ने जो है वो वीट एक्सपोर्ट पर जो है वो बैन लगा दिया था इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। अब साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब राइस एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया जाएगा। तो आर्टिकल ये आया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, उन्होंने आर्टिकल ये लिखा है कि बैनिंग ऑफ वीट एंड राइस एक्सपोर्ट्स विल नॉट कर्ब इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो ठीक है, चलो फ़र्क डालती है, पर जैसे ऊँट के मुंह में जीरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही ये वीट और राइस एक्सपोर्ट्स का बैन करके इन्फ्लेशन को कर्ब नहीं किया जा सकता। फिर इसमें वो स्ट्रॉन्ग रीजंस भी देता है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि कर्ब नहीं किया जा सकता। वो बताता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वीट और राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन किया जा रहा है। ये 2007-8 में भी हुआ था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। फिर वो कहता है कि डाटा देता है कि इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स हैं वो 41% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं। जो ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 41% है। और फिर आगे वो नंबर भी बताता है कि टोटल 51.3 मिलियन मैट्रिक टन एक्सपोर्ट होता है राइस का, उसमें से 21 मिलियन मैट्रिक टन तो इंडिया का है, 41%। फिर वो आगे बताता है कि इन मई
जो मई का महीना था उसमें CPI इन्फ्लेशन वो 7.04%, जो CPI इन्फ्लेशन थी वो 7.04% थी। एंड द सैरल्स ग्रुप, जो क्योंकि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें जो सैरल्स ग्रुप है जिसमें कि वीट और राइस आता है, उस सैरल ग्रुप का इन्फ्लेशन जो ये 7.04% एक्सप्लेशन इन्फ्लेशन है, उस 7.04 में से सिर्फ 6.6 यानी 7% है, ये हो गया 100%, तो सिर्फ 6.6% ही कंट्रीब्यूशन था किसका, सैरल्स का। फिर उसने आगे वीट और राइस का बताया कि वीट का सिर्फ 3.11% था और राइस का 1.59% था। मतलब जो टोटल 7% हुआ उसमें से सिर्फ 6% ही कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका सैरल्स ग्रुप का था, मेनली वीट और राइस का। यानी 7 को अगर हम 100% मान लें तो सिर्फ 100 में से 6% ही जो है वो वीट और राइस ने कंट्रीब्यूट करा था। फिर वो इसी के साथ पॉइंट जोड़ता है कि जो CPI इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल है उसने 14.4% कंट्रीब्यूट करा, ठीक है। और इस 14.4% में से 7% तो कल्ले टमाटरों का ही था, टोमेटोज़ का था। तो अब वो कहता है कि अब इसका मतलब हम टोमेटोज़ का भी एक्सपोर्ट बैन कर दें। जिस हिसाब से हम वीट और राइस एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं कि भाई उनका 6.6% कॉन्ट्रीब्यूशन था CPI इन्फ्लेशन में, तो इस हिसाब से तो हमें टोमेटो का एक्सपोर्ट भी बैन कर देना चाहिए कि इन्फ्लेशन ना हो। तो इसलिए वो फिर आगे ये बताता है कि भाई 95% इन्फ्लेशन इज़ कॉज्ड बाय अदर देन वीट एंड राइस। तो बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ वीट एंड राइस टू टेम इन्फ्लेशन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। फिर वो आगे बताता है कि अगर हम बैन करते हैं तो उसमें जो हम इंटरनेशनली क्या इफ़ेक्ट आता है उसका। वो कहता है कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और G7 जो ग्रेट 7 इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है, हैव एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द एब्रप्ट बैन्स ऑफ फूड आइटम्स। क्यों? क्योंकि इट मेक्स मैनी मिलियंस फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन ग्लोबली एंड बैन। और ये WTO का रूल है कि बैन कैन ओनली बी इम्पोज्ड व्हेन देयर इज़ अ मेजर कैलेमिटी इन द कंट्री कंसर्न्ड। कि जिस कंट्री ने बैन लगाना है कि हम इस चीज़ के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना चाहते हैं, तो वो बैन तभी लगा सकती है जब उसकी खुद की कंट्री में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो फिर तो वो बैन लगा सकती है कि हाँ भाई भी अपना सर्वाइवल भी तो देखना है ना। नहीं तो एब्रप्टली ये नहीं कि आप बैन लगा दो, क्योंकि उसके कारण कई मिलियन लोग जो हैं ग्लोबली वो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो जैसे कि WTO कहता है कि भाई बैन तो तभी लगाना है अगर उस चीज़ की आपके देश में कमी हो। पर इंडिया में तो वीट और राइस की कमी है नहीं। हाँ, एडिबल ऑयल की कमी है, क्योंकि इंडिया जो है वो 55 से 60% एडिबल ऑयल का कंजम्पशन जो है वो इंपोर्ट कराता है। तो एडिबल ऑयल के अगर एक्सपोर्ट पे लगाते हैं तो मान सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि हमारे यहाँ खुद यहाँ कमी है। फिर वो आगे कहता है कि बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन एज इट डैमेजेस द इमेज ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल नेशन। क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा ना अभी कि मिलियंस लोग जो हैं वो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो अगर आप किसी आदमी को बिलो पॉवर्टी लाइन भेज रहे हो तो आपकी इमेज कोई अच्छी तो जाएगी नहीं। तो इसलिए ये हमारी इमेज को डैमेज भी करता है इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल नेशन है। तो वो फिर आगे कहता है कि अब फिर क्या करें क्या हम। वो कहता है कि रैदर देन बैन गवर्नमेंट शुड फिल्टर द एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट टैक्सेस टू रिकवर इट्स लार्ज सब्सिडीज़ ऑन पावर एंड फर्टिलाइजर। कि बैन लगाने की बजाय एक्सपोर्ट करने दो और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाओ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की सब्सिडीज़ देते हैं बिजली और फर्टिलाइजर्स पर, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक पंजाब जो कि प्रॉपरली एग्रीकल्चर पर ही चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बिजली और फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी दी जाती है। तो उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आप ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाओ रादर देन बैन करने की बजाय। फिर वो एग्जांपल भी देता है आगे कि जैसे जो सब्सिडीज़ का कि लाइक ऑन यूरिया द ग्लोबल मार्केट्स पे $900 पर टन। जो इंडिया के अलावा बाहर की ग्लोबल मार्केट्स में जो फार्मर्स हैं वो यूरिया के 1 टन के लिए $900 देते हैं, जबकि इंडियन फार्मर सिर्फ $72 पर टन ही देता है, $72 पर टन।
और फिर वो आगे ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो सब्सिडी की कॉस्ट है वो 2 लाख करोड़ से भी पार चली जाएगी। तो इन सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए वो कहता है बैन मत लगाओ, एक्सपोर्ट करने दो, एक्सपोर्ट पे ट्रांसपेरेंट टैक्सेस लगाओ, ताकि जो पावर और फर्टिलाइज़र्स और जो सब्सिडीज मिलती हैं उसको हम रिकवर कर सकें और हमारा जो एक इकोनॉमी का चक्का है वो ईजिली आराम से चलता रहे। ये ना हो कि हम इधर से तो देते रहें और उधर से इनकम हमारे पास आ नहीं रही और खर्चे हम करते जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल जो उस देता है वो उसने डाटा दिया है। डाटा जो है वो रिगार्डिंग प्लास्टिक प्रॉब्लम है, जैसे कि रिसेंटली अभी 1 तारीख से इसी महीने की 1 जुलाई को प्लास्टिक बैन हुआ है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम है, क्योंकि जो रिसाइकल नहीं हो सकती तो वो बैन हुई है। तो उसके रिगार्डिंग ही एक जो द हिंदू अखबार है उसमें ये आया है कि इंडिया की जो प्लास्टिक प्रॉब्लम है उसके बारे में उसने डाटा दिया है। तो ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, पढ़ते हैं हम। वो कहता है कि 1% जो है वो हम लोग पॉलीस्टेरीन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स वो बता रहा है कि हम कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक जो हैं वो कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है हम 1% पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक वो होता है जो एग कार्टन्स जिसमें एग रखे जाते हैं वो, और जो जैसे डिनर डिस्पोजेबल्स आइटम्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। और वो कहता है कि ये जो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक है ये वर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक है। अगर हम एनवायरनमेंट को जो हार्म पहुँचाते हैं प्लास्टिक उसमें देखें तो ये वर्स्ट टाइप का प्लास्टिक है। और अच्छा है कि हम 1% यूज़ करते हैं, हमें ये भी कम करके इसका ऑल्टरनेट पे जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि 7% हम हाई डेंसिटी पॉलीथीलीन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ये वो प्लास्टिक है जो ग्रॉसरी बैग्स, मिल्क जग्स इसमें यूज़ होता है। फिर वो कहता है कि ये ईजीएस्ट प्लास्टिक है, मतलब कि रिसाइकल करने के लिए, मतलब ईजीएस्ट सबसे ईजी रिसाइकल करना इसको है। फिर आगे वो कहता है कि हम 14% यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक है उसमें से हम 14% पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक हाई टेम्परेचर्स को सहन कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर्स में ये प्लास्टिक जो है उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और ये जनरली टपर वियर्स और कारपेट्स वगैरह में यूज़ होता है और रिसाइकलेबल है। फिर वो कहता है कि 31% जो है वो हम लो डेंसिटी पॉलीथीलीन यूज़ करते हैं, 31%। और ये इसका 31% क्यों है? क्योंकि भाई ये इजी और चीप है प्रोड्यूस करने में, और जनरली ये प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं इसके, और ये रिसाइकल जनरली नहीं होता क्योंकि इजी है, चीप है, तो इसलिए 31% है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, और कैरी बैग्स वगैरह जो प्लास्टिक बैग वो इससे बनते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये रिसाइकल नहीं होता है। फिर वो कहते हैं हम 35% जो है वो हम मल्टीलेड पैकेजिंग जो प्लास्टिक है वो यूज़ करते हैं, और जनरली ये पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि पैकेजिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये मल्टीलेड पैकेजिंग जो है प्लास्टिक वो 35% हम यूज़ करते हैं। जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसका 35% ये मल्टीलेड पैकेजिंग प्लास्टिक यूज़ होता है। और प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन रिसाइकलेबल है ही नहीं रिसाइकलेबल, कर ही नहीं सकते हम इसको। तभी वो आगे ये कहता है कि 35% ऑफ इंडियाज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिसाइकलेबल, क्योंकि हम जब सीधा ही डायरेक्टली मल्टीलेड पैकेजिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो, और वो नॉन रिसाइकलेबल, तो सीधा ही हम तो 35% तो हमारा जो प्लास्टिक है वो तो सीधा ही नॉन रिसाइकलेबल है, डैमेज टू एनवायरनमेंट। फिर वो आगे बताता है कि इंडिया जो है हैज़ रिसाइकल्ड ओनली 12% ऑफ प्लास्टिक। सिर्फ 12% प्लास्टिक इंडिया ने रिसाइकल करा है, और 20% जो है वो जला दिया है। तो अब जो 12% रिसाइकल कर लिया उसका तो चलो ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, पर 20% जला दिया उसका तो नुकसान है ही है कितना। और फिर वो आगे कहता है कि 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन 2019-20। 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ था, और उसमें से हमने 12% तो रिसाइकल कर दिया और 20% जला दिया, और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास 68% अप्रॉक्सीमेटली, उस प्लास्टिक वेस्ट का कोई अता पता ही नहीं है। वो यहाँ तो किसी लैंडफिल में पड़ा होगा या किसी डंपिंग साइट पे पड़ा हुआ सड़ रहा होगा, क्योंकि ये डीकम्पोज तो होता नहीं है प्लास्टिक, तो पड़ा हुआ है सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है। फिर वो आगे एक और डाटा देता है कि इन 2019 ही
India produced an estimated 9.5 kilograms of mismanaged waste per person. मिस्ड मैनेज्ड वेस्ट, अब इसमें सारा आ जाता है, प्लास्टिक भी आ जाता है और दूसरे भी जो टाइप्स के वेस्ट होते हैं वो आ जाता है. अब इसको 9.5 kg पर पर्सन डेली का, डेली 9.5 kg पर पर्सन. अब इसको मिस मैनेज वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि प्लास्टिक 12% तो हमने जो है वो रिसाइकल कर लिया, 20% जला दिया, 68% के हमने को डंप कर दिया. पर ये जो 9.5 kg एवरी डे पर पर्सन मिस मैनेज वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए इसको मिस मैनेज वेस्ट बोला जाता है. और रिस्क क्या है इससे, प्रॉब्लम ये है कि मिस मैनेज्ड वेस्ट इज़ एट हाई रिस्क ऑफ एंटरिंग ओशन. जो वाटर बॉडी है हमारी, उसको उसमें ये जा सकता है और उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. क्योंकि जितने भी स्पेशली जो एनिमल्स हैं अंदर, जो फिशेस हैं हमारे, जो सी मैमल्स हैं हमारे, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें प्लास्टिक एंटर होने का मतलब है कि उनकी हेल्थ के साथ हम सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं. और इंडिया में तो 9.5 kg पर पर्सन पर डे होता है. कंट्रीज़ जैसे कि लीबिया, पपुआ न्यू गिनी, इन जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ये तो 80 kg पर पर्सन पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं एज़ पर द रिपोर्ट. तो बड़ा ख़तरनाक है ये. फिर आगे वो एक डाटा देता है कि 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारा महाराष्ट्र ने प्रोड्यूस किया, 4.5 लाख टन, हाईएस्ट इंडिया में. लोवेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, ये जगह हैं जिन्होंने लोवेस्ट प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है या जनरेट किया है. प्रोड्यूस नहीं, जनरेट किया है. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा द राइट टू ह्यूमैनिटी बियॉन्ड मेल्स एंड फीमेल्स. हम बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे एग्ज़ामिनेशन में, और एक जो नॉन एग्ज़ामिनी बंदा है जिसने एग्ज़ामिनेशन नहीं देना, वो भी डायरेक्टली अपने दिमाग में उसके पॉइंट्स जा सकें और हम हर एक सिटीज़न को अवेयर कर सकें. इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी वाले या जो एग्ज़ाम वाले हैं वो ही इसको देखें, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, पर ये हर सिटीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो नेक्स्ट आर्टिकल्स हमारा है जो है वो है द राइट टू ह्यूमैनिटी बियॉन्ड मेल एंड फीमेल्स. कि इंसान को सिर्फ मेल या फीमेल के रूप में ही ना देखना, उससे ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के रूप में देखना. तो जो राइट टू ह्यूमैनिटी है उसके बारे में है. जनरली ये ट्रांसजेंडर्स और जो दूसरे हैं हमारे जैसे लेस्बियन, गे, इनके ऊपर जो एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारी, उसकी जो जजमेंट आई है उसके ऊपर है. ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आइए कवर करते हैं. द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जजमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट जजमेंट पोटेंशियली एंड पोटेंशियली अ ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन. अब ये सिग्निफिकेंट और पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन कैसे है, क्योंकि it affirms that there is no place in the Constitution of India for a hierarchy of superhumans, lesser humans, non-humans. कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कोई ऐसी हिरारकी नहीं है कि ये सुपर ह्यूमन है, ये तो थोड़ा कम इंसान है, ये तो इंसान ही नहीं है. ऐसी कोई हिरारकी नहीं है हमारे भारत के संविधान में. फिर आगे वो बताता है कि it accepted the gender identity was not necessarily biologically determined. कि जो हमारी जेंडर है वो नेसेसरली बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होती है. कि जैसे हम बायोलॉजिकली चेक करते हैं ना कि ये मेल है या ये फीमेल है, तो ये जजमेंट ये कहती है कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो नॉट नेसेसरली बायोलॉजिकली डिटरमाइंड. दे रेफर्ड टू ईच पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर which may involve a freely chosen modification of bodily appearance or functions by a medical or other means. तो जो बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं होती है हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है, वो जेंडर आइडेंटिटी जो है वो फ्रीली चूज़न है को, यानी जो जेंडर है उसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं थ्रू मेडिकल और अदर मीन्स और थ्रू एनी अदर मीन्स. तो ये जजमेंट बोलती है. फिर आगे इस जजमेंट में बताया गया है कि द कोर्ट हेल्ड दैट नॉन रिकग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी
वायोलेट्स द राइट्स टू इक्वालिटी एंड लाइफ। कि अगर जेंडर आइडेंटिटी की, मान लीजिए किसी की मेल या फीमेल के अलावा, जैसे कि ट्रांसजेंडर है, उसकी जो उसका जो जेंडर है वो हम ट्रांसजेंडर है, तो उसकी अगर जेंडर आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो ये उस बंदे की, उस पर्सन की राइट टू इक्वालिटी और लाइफ का खनन है, का वायोलेशन है। The lack of recognition of gender curtails their access to education and results in discrimination। और इस जो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ का जो वायोलेशन है वो फर्दर उनके एसेस टू एजुकेशन, उनके एसेस टू एजुकेशन और अदर अपॉर्चुनिटीज़ का जो एसेस है उसको कर्टेल करता है, उसको रोकता है, जिसके कारण समाज में उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये कभी कभी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, इतनी ज़्यादा निराशा दे देती है कि आदमी या तो सुसाइडल कर लेता है या फिर किसी गलत राह पे निकल पड़ता है। आगे वो जजमेंट में बताते हैं कि द कोर्ट एक्सेप्टेड द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज persons whose gender identity, gender expression or behavior do not conform to their biological sex। तो जो उनका ट्रांसजेंडर का जेंडर आइडेंटिटी, ट्रांसजेंडर की जेंडर एक्सप्रेशन और उनका बिहेवियर वो पुष्टिकरण नहीं है टूवर्ड्स देयर बायोलॉजिकल सेक्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली who did not identify with the sex assigned to them at birth। और जो ट्रांसजेंडर है उनका कोई इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि टू द सेक्स दैट वाज असाइंड टू देम एट द बर्थ। तो ये जो है वो हमारा पूरा आर्टिकल था राइट टू ह्यूमैनिटी के बारे में, बियॉन्ड मेल एंड फीमेल। पर्टिकुलरली ये ट्रांसजेंडर्स के बारे में था, और ये अभी रिसेंटली इसलिए आया क्योंकि हमने देखा जैसे कल के द हिंदू के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे खबर थी कि एक ट्रांसजेंडर पायलट है जिसके पास फ्लाइंग का लाइसेंस है, बट फिर भी वो 2 साल पहले उसने लाइसेंस अटेन किया था पायलट का, बट फिर भी वो बेचारा डिलीवरी कर रहा है क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, तो उसका मेडिकल जो है वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि मेडिकल में मेल और फीमेल के हिसाब से पैरामीटर्स बने हुए हैं, बट वो ट्रांसजेंडर है तो वो बेचारा पास नहीं हो पाया। और जबकि साइंटिफिकली जो है वो जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है वो साइंटिफिकली कोई हिंडर नहीं करता है फ्लाइंग करने में। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था जो कि हमारे भारत की एक प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है कि हमारा जो देश भारत है, इंडिया है, वो एक प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव नेशन है। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है, और बड़ा अच्छा आर्टिकल है रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन कस्टोडियल डेथ्स को रोकने के लिए। इसमें वो बेसिकली डाटा देते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आजकल यूज़ कर रही है हमारी पुलिस, इंडियन पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स, और वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की कंट्रीज़ में जो पुलिस है वो कैसे यूज़ कर रही हैं टेक्नोलॉजी। और पर वो ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो इन कस्टोडियल डेथ्स का परमानेंट सल्यूशन नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल। वो कहते हैं कि 1727 persons died between 2001 to 2008 in police custody, but only 26 policemen were convicted। 1727 लोग मरे पुलिस की कस्टडी में 2001 से 2008 तक, पर सिर्फ 26 पुलिस वालों को ही कन्विक्टेड किया गया। तो बड़ा गैप है जितने लोग मरे और पुलिस जो कन्विक्ट हुई उसमें। फिर वो आगे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं। अब हालांकि आर्टिकल बहुत बड़ा था, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टू द पॉइंट कवर करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ है। कहानी सुनना और टू द पॉइंट कवर करने में फ़र्क है। हम टू द पॉइंट कवर करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्रैक हो सके, और जो बंदा वो देख रहा है जिसने एग्ज़ाम नहीं देना है वो टू द पॉइंट उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, ये ना हो कि वो कहानी सुनने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाए। तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि जैसे कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो पुलिस वालों यूज़ करते हैं कस्टडी में, जैसे कि बॉडी कैमरास जो बॉडी पे लग जाते हैं ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें। कल को ये ना हो कि किसी पुलिस वाले ने कुछ गलत करा है,
तो वो रिकॉर्ड ना हो पाए और बेचारा जो सस्पेक्ट है उसको नुकसान उठाना पड़े। तो बॉडी कैमरास होंगे तो जो पुलिस है, जो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर है, वो भी ध्यान से चलेगा क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है ऑन कैमरा। फिर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलिएटर्स हैं। फिर डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट्स हैं लाइक पॉलीग्राफ्स, नैर्को तो हमने आम पुलिस में भी सुना है, ओ फिल्मों में भी सुना है। पॉलीग्राफ, नैर्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि जो ये डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट हैं, जैसे कि ये पॉलीग्राफ, नैर्को, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन फिंगरप्रिंट सिस्टम, ये कोर्ट की इजाज़त के बिना नहीं हो सकते। अगर कोर्ट की इजाज़त के बिना आप ये टेस्ट करते हो और उन टेस्ट के रिज़ल्ट को प्रूफ लगाते हो अपनी चार्जशीट में, तो कोर्ट उसको प्रूफ नहीं मानेगी। तो इसलिए इन सारे टेस्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की। तो ये सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं। आगे द ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रूथ असेसमेंट्स इन रियल टाइम, एवेटॉर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने क्रिएट करा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा ये टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज़ बड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जा रही हैं क्योंकि ये विजुअल, ऑडिटरी, जो आवाज़, नियर इंफ्रारेड रेस को यूज़ करके, अदर सेंसर को यूज़ करके ये सस्पेक्ट को स्क्रूटनाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये विजुअल यानी उनकी आई मूवमेंट्स को देख लेती है, ऑडिटरी उनकी वॉइस को देख लेती है, और इंफ्रारेड रेस और अदर सेंसर से उनकी जो नर्व्स की मूवमेंट है उनको पकड़ लेती है, उनके टेम्परेचर को, बॉडी का ऊपर नीचे होता है उसको पकड़ लेती है। तो उसके इन सारी चीज़ों के थ्रू वो एक रिज़ल्ट जो है वो तैयार कर देती है कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे कि आम हम नॉर्मली देखते हैं ना कि सच और झूठ बोलने की जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जैसे वो चीज़। फिर वो आगे बताते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग की, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जैसे पीछे डीडीटी थी और ब्रेन मैपिंग थी और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम था और एवेटॉर था। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ तो आ गई हैं हमारी पुलिस के पास, पर प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक तो ये टेक्नोलॉजीज़ महंगी बड़ी हैं। अब महंगी बड़ी हैं तो हर कंट्री, हर स्टेट जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं। उसके बाद इनका लीगल और एथिकल कंसर्न्स भी हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के। क्या हैं वो कंसर्न्स? कि रिस्क ऑफ बायसनेस हो सकती है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी अगर उसमें कुछ एरर आ गया तो वो बायस भी हो सकती है टेक्नोलॉजी। फिर जो ऑटोमेटेड इंटेरोगेशन टैक्टिक्स हैं उनमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो इनके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है, कि तो वो एल्गोरिदम जिस बंदे ने तैयार करी है उस बंदे की सोच क्या है, क्या उसकी सोच किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करने की है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की है, तो वो रिज़ल्ट फिर उसी हिसाब से देगी मशीन, और फिर वो रिज़ल्ट माना जाएगा सही, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में। फिर जो ये सर्विलेंस डिवाइसेस हैं इनका मिसयूज़ भी हो सकता है। फिर वो आगे बताता है कि एक बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा है, ड्राफ्ट बिल, मतलब ड्राफ्ट वही हो गया कि ड्राफ्ट बना हुआ है पर अभी पेंडिंग है। जैसे हम ईमेल हम टाइप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, भेजते नहीं, तो वो ड्राफ्ट बन जाती है। तो वो ड्राफ्ट बिल है अभी ऑन प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर 2017। तो इस बिल को इनेक्ट कर पार्लियामेंट में लाना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए इसका। फिर वो आगे एक सोल्यूशन देते हैं कि टेक्नोलॉजी में मेक पुलिसिंग मोर कन्वीनियंट। नेचुरल सी बात है, कन्वीनियंट तो होगी, बट कैन नेवर बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर कंपैशनेट पुलिसिंग एस्टेब्लिश्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन पुलिस एंड सिटीजन्स। तो ये उनका पर्सनल व्यू है कि टेक्नोलॉजी जो है वो पुलिसिंग को मोर कन्वीनियंट तो बना ही सकती है, जैसे सीसीटीवीज़ हैं या और जो इंटेरोगेशन के लिए चीज़ें हैं वो, बट वो ये कहते हैं कि ये ऑल्टरनेट नहीं हो सकता फॉर कंपैशनेट पुलिसिंग। वो कंपैशनेट पुलिसिंग जो कि एस्टैब्लिश हुई है ऑन ट्रस्ट बिटवीन द पुलिस एंड सिटीजन्स। तो इस आर्टिकल में से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है स्पेसिफिकली जिनका एग्जामिनेशन में ऐसे राइटिंग या आंसर राइटिंग पार्ट होता है उसके लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेम वर्ड टू वर्ड है, इससे रिलेटेड व्हाट कैन बी द कंसर्न्स especially ethically with artificial intelligence and machine learning emerging as tool of interrogations। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल वो है नीड ऑफ अ नेशनल प्लान ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जो बिजली
से रिलेटेड डेथ होती हैं उसके लिए रिगार्डिंग हमें अब एक नेशनल प्लान बनाने की ज़रूरत आ गई है। और वो क्यों आ गई है ज़रूरत, क्योंकि वो जो डाटा है वो बता रहा है कि हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि हमें अब एक नेशनल प्लान बनाना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली से जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उससे बचने के लिए। तो अब देखिए ये कितने अच्छे आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस करे हैं, और ये सारे आर्टिकल्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उनकी विजडम बढ़ेगी, और उनका विजडम बढ़ेगा तो अपने आप जो हमारा देश है वो तरक्की पर जाएगा। और जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका जो मिशन था कि हमने इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, और जो हमारे अब प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मिशन है कि इंडिया को एक डेवलप्ड और ग्लोबली एक लीडर बनाना है, तो उसमें हेल्प करेगा जब हमारे सिटीजन्स का विजडम इम्प्रूव हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसको आर्टिकल को आइए कवर करते हैं कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ नेशनल प्लान ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो वो डाटा देते हैं कि इन 1990 2957 डेथ्स अकर्ड पर लाख पॉपुलेशन। 1990 में 1 लाख लोगों पर 2957 लोगों की मौत हुई इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के कारण या और किसी कारण जिसमें बिजली की इन्वॉल्वमेंट थी। और ये डाटा 2020 में 15,2058 डेथ पर आ गया। पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई तो नंबर भी इंक्रीज़ होता है, बट स्टिल इट इज़ अ कंसर्निंग नंबर कि इन 1919 इट वाज 2957 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन, एंड नाउ इन 2020 it was 15,258 deaths per lakh population as per the National Crime Record Bureau NCRB. Then it further tells that 90% of the deaths are of general public. जो आम लोग हैं, जितनी ये डेथ्स हुई हैं इसमें 90% लोग वो मरे हैं जो आम नॉर्मल पब्लिक थी, वो नहीं जो जैसे कोई सेफ्टी ऑफिसर है या कोई इलेक्ट्रीशियन, नॉर्मल पब्लिक। फिर वो कहते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स आर इन रूरल एरियाज़। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स वहीं पर हुए हैं। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, जो बीच में जैसे खंबे लगते हैं, तारें लगती हैं बड़ी बड़ी, और जो नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वहाँ पर हुए हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वहाँ पर तो जनरली देखिए सेफ्टी ऑफिसर भी होता है, हर वक्त इलेक्ट्रीशियन भी रहता है, और प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, उनकी प्रॉपर स्टाफ होता है, तो इसलिए वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होते हैं। पर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस पर होते हैं, और इसी के कारण 90% ऑफ द डेथ्स आर ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन रूरल एरियाज़। फिर वो आगे बताता है कारण कि जिसके कारण डेथ्स होती हैं, कि इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट, कि एकदम जैसे हम कोई चल रहा है और उसका हाथ लग गया बिजली की तार पर, तो उसके कारण डेथ होती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा नंबर दूसरा है जिसके कारण डेथ होती है वो होता है इलेक्ट्रिकल फायर। जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो आग लगती है उसके कारण डेथ होती है, जो कि 12% है। 12% डेथ जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो आग लगती है उनसे होती है। फिर वो आगे सजेशंस देता है। अब जैसे अब देखिए आर्टिकल तो बहुत बड़ा था, पर अब हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या, ये तो सीधा सीधा पॉइंट बता दिए। तो अपना मोटिव वही है कि टू द पॉइंट बात करनी, ताकि डायरेक्टली सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे पास कल को जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो हमारे पास पॉइंट्स तैयार हो। अब हमारे पास ये डाटा तैयार हो गया कि भाई इतनी डेथ 1990 में थी, इतनी डेथ 2020 में। फिर हमारे पास आ गया कि 90% डेथ जनरल पब्लिक की होती हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट रूरल एरियाज़ में होते हैं, मोस्ट एक्सीडेंट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नॉन इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर होते हैं। मोस्ट एक्सीडेंट्स जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है वो है कि एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो जो शॉर्ट सर्किट के कारण फायर होती है। फिर वो आगे बताता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है जो हमारी इंडिया में CEA, वो ये सारे सेफ्टी रेगुलेशंस प्रिपेयर करती है। जैसे जो BIS है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताता है, उसी तरह से ये CEA जो है वो सेफ्टी रेगुलेशंस बताती है रिगार्डिंग जहाँ भी बिजली का इस्तेमाल होना है। फिर वो आगे बताता है कि जैसे कि सॉल्यूशंस कुछ देता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, क्योंकि उसने बताया ना
कि मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसलिए वो कहता है कि देयर शुड बी सेफ्टी ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। फिर वो आगे कहता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स इन स्टेट, जो हर स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स होते हैं, शुड प्रोवाइड लाइसेंसेस टू इलेक्ट्रीशियंस। उनको जो इलेक्ट्रीशियंस हैं स्टेट में उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि कोई भी आदमी बिजली का काम करने के लिए उठ पड़े और जो एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके कारण बिजली से एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके कारण उसकी डेथ हो जाए, जो कि सबसे बड़ा कारण है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स की ये ड्यूटी है स्टेट्स में टू प्रोवाइड लाइसेंसेस टू द इलेक्ट्रीशियंस एंड ऑल्सो कंडक्ट इंक्वायरी ऑन एक्सीडेंट्स, ताकि जो एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली हो गया उस पर इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट तैयार करी जा सके, ताकि आगे से उस प्रकार का एक्सीडेंट ना हो पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आर्टिकल लिखने वाले बताते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जो ये इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स हैं ये अंडर स्टाफ्ड हैं, इनके पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए ये जो लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम है और इंक्वायरी करने का काम है ये अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी वैकेंट हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर्स फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनके लिए सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, जो कि चेक करते हैं रेगुलरली कि बिजली का सारा काम ठीक हुआ है, कहीं कोई लूप होल तो नहीं है जिसके कारण कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो वेरीफाई करते हैं। तो उसी प्रकार से जनरल पब्लिक के लिए भी सेफ्टी ऑफिसर्स बनने चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए होते हैं। फिर वो बताता है कि जनरली ये देखा गया है कि जो जैसे एनजीओज़ वगैरह हैं या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना पूरी मेहनत करती हैं फॉर इंश्योरिंग एक्स ग्रेशिया अमाउंट फॉर द एक्सीडेंट विक्टिम्स, पर इसकी बजाय उनको ये भी करना चाहिए, इसके साथ साथ उनको ज़्यादा जोर इस पे लगाना चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, कि रादर देन इंश्योरिंग एक्स ग्रेशिया फॉर एक्सीडेंट्स विक्टिम्स दे शुड इंश्योर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। फिर वो आगे एक बड़ी अच्छी पॉइंट देता है, सजेशन देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विद बीइंग यूनिवर्सल, अफोर्डेबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी शुड ऑल्सो बी सेफ। जो बिजली की सप्लाई है वो यूनिवर्सल, अफोर्डेबल, जेब से अफोर्डेबल करे, बजट में आने वाली, और अच्छी क्वालिटी, यानी जैसे हाई वोल्टेज लो ना हो, फ्लक्चुएट ना करे। इसके साथ साथ बिजली की सप्लाई सेफ़ भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज एक ज़रूरत पड़ गई है कि हम एक नेशनल लेवल का प्लान बनाएं फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सो दीज वर द आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि हमने बहुत डीपली और एक्सटेंसिवली कवर करे। हो सकता है कोई पॉइंट्स रह गए हों, जो पॉइंट्स रह गए हों वो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो चैम्पियंस कीप गोइंग, चैम्पियंस रुकते नहीं हैं। हर्डल्स आती हैं, आम लोगों से ज़्यादा ही हर्डल्स आती हैं चैम्पियंस के पास, पर चैम्पियंस रुकते नहीं हैं एंड यू ऑल आर चैम्पियंस। सो माई बेस्ट विशेज़ विद यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।